हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मदर्स एजुकेशन हब। मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं विवेक तिवारी, साइंस फैकल्टी। आपको स्टार्ट करेंगे आपके साइंस के जो पार्ट्स होते हैं आपके एनटीपीसी के लिए, जैसे कि आपकी बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। एनटीपीसी का जो अगर एग्ज़ाम आप देते हैं तो उस एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आप देखोगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री। क्योंकि साइंस का जो अच्छा एक लेवल है, साइंस का अच्छा वेटेज आता है आपके एनटीपीसी में। तो तीनों ही जो इसके ब्रांच हैं, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे ढंग से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इस सब्जेक्ट में इस क्रम में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि एनटीपीसी का अगर एग्जाम है तो एनटीपीसी के एग्जाम में फिजिक्स का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, याद रखिएगा। एनटीपीसी में फिजिक्स जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसके अपने खुद के एक इम्पोर्टेंट मायने भी हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आपकी फिजिक्स से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स में कि जो फिजिक्स वर्ड है, जो शब्द है फिजिक्स, उससे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस के बारे में कि साइंस क्या है। साइंस, इसे हिंदी में कहते हैं विज्ञान, इसे हिंदी में कहते हैं विज्ञान। विज्ञान का जो मीनिंग है वो है वी प्लस ज्ञान। विज्ञान में विज्ञान का मतलब होता है वी प्लस ज्ञान। यहाँ पे जो वी है, वी का मतलब होता है विस्तृत, वी का मतलब होता है विस्तृत प्लस ज्ञान। विस्तृत का मतलब होता है ब्रॉड, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, ब्रॉड नॉलेज। तो किसी भी क्षेत्र का जो विस्तृत ज्ञान होता है, किसी भी क्षेत्र का जो विस्तृत ज्ञान होता है, मीन्स विस्तृत जो जानकारी होती है, तो किसी भी क्षेत्र की जो विस्तृत जानकारी होती है वो विज्ञान कहलाती है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ विज्ञान शब्द के बारे में, मैं विज्ञान समझा रहा हूँ। साइंस के बारे में मैंने बात नहीं की है। तो विज्ञान मैंने बताया, जो विज्ञान है वो विस्तृत ज्ञान, मीन्स ब्रॉड नॉलेज, एक विस्तृत जानकारी जो होती है उसे हम कहते हैं विज्ञान, ठीक है। साइंस जो है, अगर मैं साइंस की बात करता हूँ, हाँ एक बात और बता दूं मैं आपको, विज्ञान जो शब्द है ये लिया गया है बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज से। मैं हिंदी के शब्द की बात कर रहा हूँ, जो हिंदी में विज्ञान लिखा हुआ है, इस विज्ञान शब्द की मैं बात कर रहा हूँ। विज्ञान जो है इसका मतलब होता है विस्तृत जानकारी, ब्रॉड नॉलेज। और ये जो विज्ञान शब्द है वो संस्कृत से लिया गया शब्द है, ये यहाँ पे आपको जानना जरूरी था। अगर मैं बात करता हूँ साइंस की, ऊपर जो साइंस लिखा हुआ है ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा का एक वर्ड है और उस वर्ड का नाम है साइंटिया, उस वर्ड का नाम है साइंटिया। साइंटिया, और साइंटिया का मतलब होता है टू नो, टू नो मतलब होता है जानकारी या जानना। तो एक ही बात है, लेकिन जो शब्द हैं वो अलग अलग लैंग्वेज से लिए गए हैं। विज्ञान शब्द जो है वो लिया गया है आपके संस्कृत से, और जो साइंस शब्द है ये लिया गया आपके ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज में जो साइंस है उसको बोला जाता है साइंटिया। तो जहाँ साइंटिया हो, साइंस हो, विज्ञान हो, इन सब का मीनिंग होती है ब्रॉड नॉलेज, विस्तृत जानकारी। किसी भी क्षेत्र की विस्तृत जानकारी उसकी क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। ये आपको जानना जरूरी था। हम नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जो साइंस में हम जो स्टार्ट करने के अभी अब से आपसे हम बोल रहे हैं कि हम जो स्टार्ट करेंगे साइंस में, वो हम स्टार्ट करेंगे आपकी फिजिक्स, स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स जो है, अगर मैं इस फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। फिजिक्स का मीनिंग होती है, फिजिक्स का मतलब है भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक का मतलब होता है कि आपके प्रकृति के चारों ओर जो भी कुछ मौजूद है, या आप ये भी कह सकते हो कि प्रकृति में जो भी कुछ आप महसूस कर पा रहे हो या देख पा रहे हो, वो सब क्या कहलाती है? आपकी भौतिक कहलाती है, फिजिकल कहलाती है, ठीक है। जिसका कोई मास है, जिसका कोई वेट है, जिसका कोई आकार है, जिसका कोई परिमाण है, जिसका कोई वॉल्यूम है, आयतन है, ऐसी कोई भी वस्तु है
चाहे वो काफ़ी छोटी हो या काफ़ी बड़ी हो, वो सब क्या कहलाती हैं, आपकी भौतिक में आती हैं। वो सब क्या कहलाती हैं, आपकी भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। और इन सब के बारे में अगर आप स्टडी करते हो कि कैसे काम करते हैं, किस सिद्धांत पे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल वर्क करते हैं, तो वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, जैसे आपको मैं यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान में क्या है कि प्रकृति का अध्ययन आप कह सकते हो, स्टडी ऑफ नेचर। अगर आपको प्रकृति का अध्ययन करना है, आपको स्टडी ऑफ नेचर करना है, स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का आपको अध्ययन करना है कि आपके नेचर में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, कौन कौन से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स बन रहे हैं, कौन कौन से सिद्धांत बन रहे हैं, कोई भी घटना किस सिद्धांत पे काम कर रही है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही हैं, इसके बारे में अगर आपको स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको क्या पढ़नी होती है, फिजिक्स पढ़नी होती है, भौतिक विज्ञान पढ़नी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो बस वगैरह होती हैं, जब बस रुकती हैं, बस जब ठहरती हैं, तो उसके ऊपर एक ब्रेक लगता है, ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक, और एक शब्द आता है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रिंसिपल वर्क करता है, पास्कल नियम पर, पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। कोई वस्तु पानी में डूबेगी, पानी में तैरेगी, उसके लिए जिम्मेदार होता है बायंस फोर्स, मीन्स उत्प्लावन बल जिम्मेदार होता है। उत्प्लावन बल या बायंसी फोर्स को जो डिस्कवर किया था वो किया था आर्किमिडीज ने, आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहलाता है, ठीक है ना। या प्लवन का सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तैरने का सिद्धांत या प्लवन का सिद्धांत भी ये कहलाता है, ठीक है। तो और जैसे आपके स्टार हैं वो टिमटमाते हैं, तो ये रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। पानी में डूबी कोई वस्तु आपको ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है, ये आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। सुबह शाम को सूर्य लाल दिखाई देता है, ये आपका स्कैटरिंग, प्रकीर्णन कहलाता है। आसमान का नीला रंग दिखाई देना, ये भी स्कैटरिंग कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। मिरर जो होते हैं, दर्पण जो होते हैं, उसमें आप खुद को देख पाते हो, आपकी इमेज वहाँ पे बन जाती है, ये है रिफ्लेक्शन, ये परावर्तन का सिद्धांत है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। काफ़ी अच्छी फिजिक्स आपके एग्जाम में आती है, तो उसी लेवल की फिजिक्स हम आपको यहाँ पे करवाएंगे, समझेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ जो फिजिक्स है, अगर मैं बात करता हूँ कि भौतिक विज्ञान जो है, पहले इसकी बात कर लेता हूँ। भौतिक विज्ञान जो है ये मुख्यतः या मूलतः ये संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया शब्द है। भौतिक विज्ञान जो है ये मूलतः संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, तो जो फिजिक्स का ये वर्ड है, फिजिक्स जो लिखा हुआ है ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मतलब कि ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। हालांकि फिजिक्स तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इस फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इस फिजिक्स शब्द को जो लिया गया है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लैटिन लैंग्वेज लिया गया है। तो लैटिन लैंग्वेज में फिजिक्स को लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है फ्यूसिस। फिजिक्स को लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है फ्यूसिस, और फ्यूसिस का मीनिंग भी होती है स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन, ठीक है ना। तो जैसे आपको बताई थी साइंस के बारे में, वैसे ही आपको मैंने यहाँ पे जनरल बताया है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जो है ये लिया गया है मेनली, ये मुख्यतः ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन भाषा से, और लैटिन भाषा में लिया गया है फ्यूसिस वर्ड से, फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग होती है नेचर, मीन्स प्रकृति होती है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नंबर नेक्स्ट, कि अगर हम फिजिक्स पढ़ेंगे, अगर हम फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो फिजिक्स हम पढ़ेंगे उसे हमने मेनली या मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया है। जो भी हमारी फिजिक्स है, जो भी हमारी भौतिक विज्ञान है, इस फिजिक्स को हमने मुख्यतः दो पार्ट्स में, दो भागों में डिवाइड किया है। इसका जो पहला पार्ट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट कहलाता है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम कहते हैं चिर सम्मत भौतिकी, जिसको हम कहते हैं चिर सम्मत भौतिकी, और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। या इसका एक और नाम है क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स।
मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। और क्वांटम का मतलब होता है क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी। तो फिजिक्स को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिजिक्स को मुख्यतः दो भागों में हमने डिवाइड किया है। पहला है क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी। दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी या क्वांटम भौतिकी। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो चिरसम्मत भौतिकी है, क्लासिकल फिजिक्स जो है ये स्टार्ट हुई थी 1900 से पहले, 1900 से पहले, बिफोर 1900। 1900 से पहले की जितनी भी फिजिक्स है वो हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, वो हम पढ़ते हैं, वो हम स्टडी करते हैं चिरसम्मत भौतिकी में, क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर हैं वो हैं न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। देखो 1900 से पहले जितनी भी नियम बने, जितने भी लॉज बने, जितने भी प्रिंसिपल्स बने, जितने भी फैक्ट्स बने फिजिक्स में, वो सब कुछ हम कहाँ काउंट करते हैं, कहाँ स्टडी करते हैं, उन सब की स्टडी हम करते हैं चिरसम्मत भौतिकी में, क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं 1900 से पहले की। मतलब जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और किसी भी नियम के बारे में आप पढ़ रहे हो, और उस नियम के बारे में पढ़ते पढ़ते आपको ये पता चले कि ये नियम 1900 से पहले आया था, तो 100% आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चिरसम्मत भौतिकी पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा। इसके फादर कौन कहलाते हैं? सर आइजैक न्यूटन कहलाते हैं, सर आइजैक न्यूटन कहलाते हैं। और जो क्लासिकल फिजिक्स है, मैं क्लासिकल फिजिक्स की ही बात कर रहा हूँ, मैं आपको चिरसम्मत भौतिकी ही समझा रहा हूँ। क्लासिकल फिजिक्स जो है इसके टोटल 5 ब्रांचेज हैं, इसके टोटल 5 शाखाएं हैं। क्लासिकल फिजिक्स जो है, चिरसम्मत भौतिकी जो है, इसके टोटल 5 ब्रांचेज, इसकी कुल 5 शाखाएं हैं। इन 5 ब्रांचेज में फर्स्ट ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स। पहली ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हम बोलते हैं यांत्रिकी। फर्स्ट जो ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स की, जो पहली ब्रांच है उसका नाम है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। ठीक है, जो आप फोर्स पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं, ये सब कुछ आप कहाँ पढ़ते हैं? मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, यांत्रिकी के अंदर पढ़ते हैं, मैकेनिक्स होती है। सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड पार्ट है इसका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है ऊष्मागतिकी। सेकंड पार्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम कहते हैं ऊष्मागतिकी। हीट है, टेम्परेचर है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह हैं, ऊष्मागतिकी के नियम वगैरह हैं, विशिष्ट ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है, जल का असामान्य प्रसार वगैरह, जो भी क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में बनते हैं वो इस थर्मोडायनेमिक्स में बनते हैं, ऊष्मागतिकी से वो क्वेश्चन आते हैं। तीसरा जो ब्रांच है इसका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इसे कहते हैं विद्युत चुंबकत्व, इसे बोला जाता है विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रिक क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, करंट कैसे जनरेट होती है, चार्ज कहाँ से आते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे करंट को जनरेट करते हैं, किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, विभव क्या होता है, ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं, हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक का जो मैग्नेटिक फील्ड है, विद्युत धारा की वजह से जो चुंबकीय प्रभाव बन जाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, उसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकत्व में पढ़ते हैं। इसकी जो फोर्थ पॉइंट है, इसका चौथा जो पॉइंट है वो है साउंड एंड वेव्स। साउंड एंड वेव्स, साउंड और वेव्स को हम बोलते हैं ध्वनि एवं तरंगें।
ध्वनि एवं तरंग, ध्वनि एवं तरंग, साउंड एंड वेव्स, इसको हम कहते हैं ध्वनि एवं तरंग। ठीक है, साउंड के बारे में क्या आप पढ़ते हैं, साउंड किस तरह की वेव है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, अपश्रव्य क्या होती है, पराश्रव्य क्या होती है, अनुश्रव्य क्या होती है, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ध्वनि के क्या गुण हैं, किस पर डिपेंड करती है, कैसे चेंज होती है, डॉपलर प्रभाव क्या होता है, डेसिबल क्या होता है, ठीक है, अनुरणन क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होती है, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो सब कहाँ पढ़ेंगे, हम साउंड एंड वेव्स में पढ़ते हैं, ध्वनि एवं तरंगों में पढ़ते हैं। और इसका पांचवा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पांचवा और इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। अगर आपको लाइट के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के बारे में पढ़ना है, प्रकाश की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, प्रकाश की घटनाएं पढ़नी है, परावर्तन है, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग मीन्स प्रकीर्णन है, रेनबो मतलब इंद्रधनुष है, इन सब के बारे में, लेंस हैं, मिरर हैं, दर्पण हैं, इन सब के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है तो वो सब कुछ हम कहाँ पढ़ेंगे, प्रकाश के अंदर पढ़ेंगे, प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। तो टोटली 5 ब्रांच हो गई आपकी क्लासिकल फिजिक्स की। जो चिरसम्मत भौतिकी है उसकी टोटली 5 ब्रांच हैं, 5 शाखाएं हैं। पहली ब्रांच है मैकेनिक्स, दूसरी है थर्मोडायनेमिक्स, तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, चौथी है साउंड एंड वेव्स और पांचवी है ऑप्टिक्स। पहली है यांत्रिकी, दूसरी है ऊष्मागतिकी, तीसरी है विद्युत चुंबकत्व, चौथी है ध्वनि एवं तरंगें और पांचवी है प्रकाशिकी। ये आपको यहाँ ध्यान देना है। मैं वापस आता हूँ मॉडर्न फिजिक्स पे या क्वांटम फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स, इसकी उत्पत्ति का रीजन ये माना जाता है कि जो प्रकाश है उसका नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है, ड्यूअल नेचर होता है, मतलब द्वैत प्रकृति होती है। क्या होती है इसकी, द्वैत प्रकृति होती है। हाइजेनबर्ग वगैरह जो आए थे ना, उन्होंने बताया था कि इसका जो नेचर है वो ड्यूअल होता है, द्वैत प्रकृति होती है। तो जैसे हमें ये पता चला कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, ड्यूअल होती है, तभी से हमने एक नई फिजिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मींस क्लासिकल फिजिक्स के अंदर तो हमने सब कुछ रोक दिया था, मतलब अब इसमें इन्वेंशन होना हमने रोक दिया था। इसमें किसी प्रकार का इन्वेंशन अब नहीं होता था, कोई इसमें डिस्कवरी नहीं हो रही थी। अब हम जो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं वो हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स। तो क्वांटम या मॉडर्न फिजिक्स की उत्पत्ति का रीजन है, बेस है लाइट का ड्यूअल नेचर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति है। और इसके बाद कौन सी फिजिक्स स्टार्ट हो गई थी हमारी, आधुनिक या क्वांटम भौतिकी। ये जो आधुनिक या क्वांटम भौतिकी है ये स्टार्ट हुई थी मैक्स प्लांक के, ये तो नाम सुना ही होगा आपने, मैक्स प्लांक के क्वांटम प्रिंसिपल से, क्वांटम प्रिंसिपल मतलब क्वांटम सिद्धांत से। यह है मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे पूछें आधुनिक भौतिकी, इसकी उत्पत्ति का रीजन क्या है, इसका उत्पत्ति का रीजन है प्रकाश की द्वैत प्रकृति, लाइट का ड्यूअल नेचर। प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की जो ड्यूअल नेचर होता है, वो इसकी उत्पत्ति का रीजन है, वो इसकी उत्पत्ति का आधार है, बेस है। क्लियर बात। मॉडर्न या क्वांटम भौतिकी जो है ये प्रारंभ हुई थी, स्टार्ट हुई थी मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्रारंभ हुई थी। और इसके बाद अगर यहाँ बात करें हम कि जो हमारी क्वांटम भौतिकी है, क्वांटम भौतिकी कब स्टार्ट हुई थी, 1900 से स्टार्ट हुई थी। क्योंकि जो क्वांटम सिद्धांत आया था, क्वांटम प्रिंसिपल जो आया था वे 1900 में आया था, 1900 में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आपका ये क्वांटम सिद्धांत जो है, जो मैक्स प्लैंक ने दिया था, ये कब आया था, तो इसका आंसर, इसका जवाब आपको देना है कि ये आया था हमारा 1900 में, 1900 से स्टार्ट हुआ था। और इसके जो फादर, इसके जो जनक हैं, इसके फादर कहलाते हैं आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टीन को इसका फादर कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को इसके फादर के नाम से जानते हैं। तो ये सामान्य जानकारी है आपकी फिजिक्स की। फिजिक्स के कितने पार्ट्स हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, ठीक है ना। क्वांटम भौतिकी क्या है, कब स्टार्ट हुई थी, आधुनिक भौतिकी को ही क्वांटम भौतिकी कहते हैं। चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स कब स्टार्ट हुई थी, कितनी ब्रांचेस की, ये सब कुछ हमने जो पढ़ा है, जाना है, समझा है, वो सब हमने यहाँ पे समझ लिया है, वो हमने यहाँ पे जान लिया है। क्लियर बात। ठीक है, आपकी अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स में,
फिजिक्स में अगर हम बात करें तो आपके कई सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, जैसे कि आपकी है मोशन, मतलब गति है, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स है, बल है, ठीक है ना, वर्क एनर्जी है, टेम्परेचर है, हीट है, ऑप्टिक्स है, साउंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रकार है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो बहुत 8-9 पॉइंट्स हैं, 8-9 पॉइंट्स हैं, 8-9 चैप्टर हैं आपके फिजिक्स के, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम आपके लिए वो स्टार्ट करेंगे आपका जो यहाँ पे फोर्स। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स को, तो फिजिक्स को स्टार्ट करने का सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो है फोर्स, वो है गति, बल है वो, ठीक है ना। अगर आप फोर्स समझ लेते हैं, अगर आप बल समझ लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप फिजिक्स को काफ़ी आसानी से समझने वाले लोगों में से आते हो, याद रखिएगा। अगर आप फोर्स को समझते हो, फोर्स की प्रॉपर्टीज़ को समझते हो, उसके गुणों को समझते हो, ठीक है ना, इसका मतलब है कि आप फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो, ये मान लीजिएगा, तय बात ये, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं फोर्स की, हम बात कर लेते हैं बल की। फोर्स क्या है? तो अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ कि फोर्स क्या है, बल किसे कहते हैं, व्हाट इज द फोर्स, बल क्या है, तो बल क्या है। तो अगर आप बल की डेफिनेशन बताना चाहते हो कि बल क्या है, तो देखिएगा कि सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, और मुझे क्या काम करना है, इसको यहाँ से हटाकर मुझे थोड़ा सा इसको यहाँ आगे लेके जाना है, मुझे यहाँ तक लेके जानी है, थोड़े यहाँ तक, इसकी स्थिति में क्या करना है, मुझे परिवर्तन करना है, ठीक है। तो अब क्या काम करोगे, इस ऑब्जेक्ट को इधर से धक्का दोगे, धक्का देने का मतलब आप इसे क्या करोगे, पुश करोगे, धक्का लगाओगे, या आप इस ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आना चाहते हो, इस पॉइंट पे लेकर आना चाहते हो, इस पॉइंट पे यहां लेकर आना चाहते हो, इसको यहां लेकर आना चाहते हो, तो आप क्या काम करोगे, इधर से आप इसे पुल करोगे, पुल का मतलब क्या करोगे, आप इसे खींचोगे, ये तो काम करोगे आप। वो अलग बात है कि ये अपनी जगह से हटे या ना हटे, वो अलग बात है। ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी पोजीशन में चेंज हो ना हो, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो ना हो, वो अलग बात है। लेकिन आप तो ये रिएक्शन करोगे, आप तो ये क्रियाएं करोगे, या तो आप पुश करोगे या आप क्या करोगे, पुल करोगे, या तो आप क्या करोगे, पुश करोगे, या क्या करोगे, आप पुल करोगे, या तो पुश करोगे या पुल करोगे, सिर्फ ये दो रिएक्शन होने वाली है ना। और जब आप इस ऑब्जेक्ट को, जब आप इस बॉडी को, इस वस्तु को जब आप पुश या पुल कर रहे हो, उस दरमियान आप इस ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स, क्या लगा रहे हो आप, फोर्स लगा रहे हो। तो यहाँ से एक जनरल सी एक डेफिनेशन बन जाती है, यहाँ पे एक बल्कि सामान्यतः एक परिभाषा बन जाती है, वो बनती है एक्टिंग ऑन ए बॉडी बाय पुश एंड पुल, एक्टिंग ऑन ए बॉडी बाय पुश एंड पुल, बाय पुश एंड पुल। इट मीन्स किसी वस्तु को खींचना अथवा धक्का देना। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि बल की डेफिनेशन क्या है, तो बल की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी वस्तु को खींचना अथवा धक्का देना, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को खींचना अथवा धक्का देना, अथवा धक्का देना, अथवा धक्का देना, धक्का देना बल कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। या इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है, ये तो इसकी सामान्य परिभाषा है, इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है। देखो, जब आप किसी, माना कि मेरे हाथ में कोई बोतल है, माना कि ये मेरे हाथ में बोतल है, ये रही बोतल, इस बोतल को मैं यहाँ से उठा के इधर लेके जाता हूँ, इधर लेके जाता हूँ, यहाँ लेके आ जाता हूँ, इसको मैं उठा के फेंक भी देता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। तो इस दौरान मैं क्या काम कर रहा हूँ कि मैं इसकी स्थिति में, इसकी पोजीशन में कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा हूँ, लगातार परिवर्तन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इतना ही फोर्स या इससे ज़्यादा फोर्स मैं किसी वॉल पे, किसी दीवार पे लगाऊं, किसी दीवार पे मैं लगाना स्टार्ट करता हूं, तो ऐसा भी मुमकिन है कि मैं दीवार को हिला भी ना पाऊं, हिला भी ना पाऊं। तो क्या इसका मतलब मैंने वहां पे बल नहीं लगाया? क्या इसका मतलब मैंने वहां फोर्स अप्लाई नहीं किया? बिल्कुल किया है भाई, फोर्स तो लगा है, बल तो लगा है, ठीक है ना। तो बल की एक डेफिनेशन भी हो सकती है कि स्थिति में परिवर्तन भी हो जाए या करने की कोशिश भी कर सकते हैं हम, ठीक है। आप जब दीवार पे बल लगा रहे थे, इसका मतलब है स्थिति में परिवर्तन तो नहीं हो रहा था, लेकिन कोशिश तो जारी थी,
ट्राई तो कर रहे थे ना आप, ठीक है। और जब बोतल पे आप फोर्स लगा रही थी तो आपकी स्थिति में, इस बोतल की स्थिति में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो गया था। तो फोर्स क्या है, तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या करने की कोशिश करे। अगर आपसे बल के बारे में पूछे कि बल क्या है, तो आप क्या बताओगे, बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या करने की कोशिश करे। तो अगर इसको मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ इन वर्ड्स, शब्दों में अगर मैं इसे यहाँ लिखूँ तो बल क्या है, बल वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, स्थिति में परिवर्तन कर दे या करने की कोशिश करें, या करने की कोशिश करें, ठीक है। इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो इधर लिख देता हूँ, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी बाय विच we can change or try to change the position of object। बल क्या है, बल क्या है, बल की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको यहाँ पे पता चल गई है कि बल क्या है, फोर्स क्या है। तो बल की डेफिनेशन जो आपको पता चले वो ये है कि किसी वस्तु को खींचना अथवा धक्का देना बल कहलाता है, या बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे। जैसे कि आपने बोतल पे बल लगाया, बोतल हट गई थी, किसी बोतल पे आपने लात मारी, बोतल दूर जा गिरी, स्थिति में आपने परिवर्तन कर दिया है। एक बड़ा सा पत्थर था, उस पर लात मारी तो हो सकता है कि पत्थर तो कुछ ना हो, आपके पैर में लग जाए चोट। तो मतलब स्थिति में परिवर्तन करना चाहते थे लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ है, पत्थर वहीं रह गया है। तो इसका मतलब है स्थिति में परिवर्तन तो नहीं हुआ है, लेकिन परिवर्तन की क्या की गई थी, यहाँ पे कोशिश की गई थी, ठीक है ना, ट्राई किया गया था। तो क्या कहलाता है, हमारा फोर्स कहलाता है, ठीक है। इसको आपने इस तरह से लिख लिया है कि फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या करने की कोशिश करे, ठीक है। जो फोर्स होता है, फोर्स का जो एसआई यूनिट होती है, ये आपको मालूम होगा, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। एसआई यूनिट का मतलब है एसआई मात्रक। फोर्स का जो एसआई मात्रक है वो होता है न्यूटन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से। और इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, एक और इसका मात्रक हो सकता है, वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो आपको मालूम है। ये कहाँ से आया, ये फोर्स के फॉर्मूला से आया, ये फोर्स के सूत्र से आता है। फोर्स का फॉर्मूला है F = ma। फोर्स का फॉर्मूला है F = ma। जहाँ m क्या है, मास मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और यहाँ पे a क्या है, त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो F = ma या F = mg भी होता है, आपने ये भी कहीं पढ़ा होगा फोर्स का फॉर्मूला, F = ma या F = mg। क्लियर बात। तो F = ma से या F = mg से एक यूनिट बनती है इसका, एक इसकी मात्रक बनती है, वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको, एक होता है इसका CGS यूनिट, एक इसकी होती है CGS यूनिट, और CGS यूनिट होती है इसकी डाइन। बल का CGS मात्रक होता है डाइन। और एक न्यूटन में, एक डाइन में रिलेशन होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। एक न्यूटन = होता है 10⁵ डाइन। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं।
ठीक है, रिलेशन है न्यूटन में और डायन में। एक होता है इसका FPS मात्रक, FPS यूनिट, FPS मात्रक, और बल का FPS मात्रक है फाउंटेन, बल का SI मात्रक है फाउंटेन। ध्यान रखिएगा। तो तीनों मात्रक मैंने आपको यहाँ पे बता दिए फोर्स के, SI मात्रक, दूसरा है CGS मात्रक, तीसरा है FPS मात्रक। इसका जो SI मात्रक है, इसका SI मात्रक है न्यूटन, जिसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। इसका जो CGS मात्रक है, इसका CGS मात्रक है डायन, और 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डायन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डायन। और एक होता है इसका FPS यूनिट, FPS मात्रक, और इसका FPS मात्रक है फाउंटेन। एक और नाम होता है, एक और चीज़ होती है इसमें, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला को हम बोलते हैं विमीय सूत्र, विमा कहते हैं। और फोर्स की विमा है m1L1T-2। फोर्स की विमा है m1L1T-2। ये फोर्स की विमा है। आपके एग्जाम में विमा भी पूछ लेता है, डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ लेता है, जो आपको यहाँ पे बताना है। इसकी विमा है m1L1T-2, m1L1T-2, ये आपकी विमा है। इसके अलावा फोर्स के बारे में एक बात और बता देता हूँ, जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी आपने पढ़ा होगा कभी कि जो बल है, बल एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बल एक सदिश राशि है, बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, जिसकी वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर दिशा बदल दी जाए तो जो मैग्नीट्यूड है इसका, जिसका परिमाण है बल का, उसमें भी ना कुछ चेंज आ जाता है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, बल दिशा पर डिपेंड करता है बल जो है, ठीक है ना। तो बल जो है वो एक सदिश राशि है, बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल एक सदिश राशि है, ठीक है। ये आपको यहाँ जानना है। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो फोर्स होता है, जो बल होता है, बल के लिए हमेशा 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है। 2 वस्तुओं का होना, बल के लिए 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है। Two objects must be compulsory for applying force। अगर आपको कहीं भी बल लगाना है, कहीं पर भी आपको फोर्स अप्लाई करना है, तो उस बल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कितनी वस्तुओं का होना आवश्यक है? 2 वस्तुओं का, 2 ऑब्जेक्ट्स की नीड होती है। याद रखिएगा, 2 ऑब्जेक्ट्स की, 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है। याद रखिएगा, बल लगाने के लिए हमें कितनी वस्तुओं का होना आवश्यक होगा? 2 वस्तुओं का। हमारे पास 2 वस्तु होनी चाहिए। एक तो वह वस्तु जिस पर बल लगाते हैं, जिस पर बल लगाते हैं, जिस पर बल लगाते हैं, अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। जिस वस्तु पर आप बल लगाते हो, एक तो वो वस्तु चाहिए। जैसे मैं दीवार पे बल लगा रहा हूँ तो दीवार पे बल लग रहा है, दीवार पे, दीवार एक वस्तु हो गई है। अगर मैं बल लगा रहा हूँ तो एक कौन हो गया? जो बल लगाता है। दूसरा कौन है? जो बल लगाता है, जो बल लगाता है, विच अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना, जिस पर बल लगाया जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऑन विच फोर्स अप्लाइड, ऑन विच फोर्स अप्लाइड, ये भी लिख सकते थे, ऑन विच फोर्स अप्लाइड, ऑन विच फोर्स अप्लाइड, जिस पर बल लगाया जाता है। दूसरा है जो बल लगाता है, बाय विच फोर्स अप्लाइड, बाय विच फोर्स अप्लाइड, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये जो सेशन है इसमें हम आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसको और कैरी करेंगे, हम और इसमें आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।